तो कैसे हैं सभी एसडीएम और डीएसपी साहिब? कैसा गया आप लोगों का पेपर? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। पेपर मैंने देखा तो मैं ये समझ पाया कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल पेपर थोड़ा सा लेवल अच्छा रहा। अब देखो, 100 प्रश्न में से 20-22 प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो टीचरों से भी ना बने, उनके फेफड़े बाहर आ जाएंगे, प्रश्न तो ना बना पाएंगे। गूगल देख के भले ही कोई उत्तर बता दे। लेकिन दूसरी तरफ यह भी तो समझो कि 78 से 80 प्रश्न तो ऐसे हैं जो पढ़ने वाले बच्चों से बन रहे होंगे, अगर उन्होंने सही दिशा में सही कंटेंट के साथ काम किया है तो। अब भविष्य में अगर पोस्ट बढ़ती हैं और जिस प्रकार से बच्चे अब्सेंट रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कम भरे गए हैं और पेपर का लेवल जिस प्रकार से थोड़ा मॉडरेट हुआ है, अनुमान लगाया जा सकता है कि कट ऑफ पिछले साल जैसा ही रह सकता है। अब कट ऑफ की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कट ऑफ क्लियर होगा तब आगे मेंस की रणनीति होगी, क्योंकि तुम लोगों की कहानियां तो बहुत अलग हैं। हमारे यहाँ कहावत चलती है कि लला जब पटा पे बैठते हैं तभी सूसू लगती है। मतलब जब कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, जब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तब हम मेंस की तैयारी करेंगे, तब तक समय निकल जाता है, फिर अगला प्री आ जाता है, फिर इसी माया जाल में फंसे रहते हो। एक बार कमर कस के, चाहे कट ऑफ क्लियर हो रहा हो या ना हो रहा हो, कम से कम पूरा मेंस तो पढ़ डालो। तो मैं मान लेता हूं कि एमपीपीएससी मेंस 2025 में आज से यानी 20 फरवरी से जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब 105 दिन होंगे। यानी मैं 20 फरवरी से टारगेट रखता हूं, तुम कभी भी देख रहे हो कि 20 फरवरी से लेके और 7 जून तक 105-6 दिन रख लेते हैं, मोटा मोटा मैंने 105 दिन लिख लिया। अब जोड़ना घटाना मत शुरू कर देना। और टारगेट ये है कि भैया 870 प्लस नंबर लाने हैं। हालांकि मैंने जो अंक लिखे हैं वो ऐसा है जैसे मैं गांजा फूक के बता रहा हूं, इतना आसान नहीं 870 लाना, लेकिन लाए जा सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट ला रहे हैं। तो अब हमें कैसे डिफरेंशिएट करना होगा? ये जो 1500 नंबर का तुम्हारा मेंस होना है, उस 1500 नंबर मेंस में से 870 नंबर छीनना अपने आप में एक चैलेंज है। पर उसके लिए अगर हम क्लासिफाई कर लें, चीजों को छांट लें, बीन लें कि किसको पहले प्राथमिकता देनी है, किसको बाद में देनी है, तो शायद है कि आपका मेंस अच्छा हो जाए इतने कम समय में। पर अपने दिमाग में यह बात रखना कि ये 105 दिन आपको जान लगानी पड़ेगी, क्योंकि पोस्ट उतनी ही लिमिटेड है। पहले से ही पुराने चावल भी काम कर रहे हैं। जो उंगली घिसेगा, जिसकी उंगली सूझेगी, जो मेहनत करेगा, उसी को एसडीएम डीएसपी का पद मिलेगा। एसडीएम डीएसपी पद समझते हो? जब चारों गेट खोल के और लाल बत्ती की लाइट जला के गाना बजा के ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पोस्ट है एसडीएम और डीएसपी की। आलसियों को, मक्कारों को, झूठों को नहीं मिलती है, उसी को मिलती है जिसके अंदर गुर्दा हो मेहनत करने की। फिर चाहे 105 दिन हो या 3 महीने हो, रगड़ना है तो रगड़ना है, कोई रोकने वाला नहीं है। पर्याप्त है 105 दिन, दिन रात एक कर देंगे, लेकिन पोस्ट तो लेके रहेंगे। घर की गरीबी मिटानी है, जिले का नाम रोशन करना है, जिंदगी शान से जीनी है और उनको बताना है कि तुमने मुझे ठुकरा के गलती कर दी। शुरू करें। यहां पर देखो, माहौल वाले विषय, मतलब कुछ विषय ऐसे होते हैं जो सिर्फ माहौल बनाते हैं, पढ़ने में मजा आता है। मार साहब पढ़ा रहे हैं और हवाएं चल रही हैं और तलवारें खिंच रही हैं और संविधान में संशोधन हो रहे हैं और माहौल ही माहौल बन रहा है। ये विषय वो हैं, ये टॉपिक वो हैं, ये यूनिट वो हैं जो तुम्हारा समय बहुत खाती हैं पर मेंस में उतने नंबर नहीं ला पाती हैं। मतलब इनसे माहौल बन सकता है, ज्ञानी बन सकते हो, मजा आ सकता है, पर ये मेंस में उतनी हेल्प नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पार्ट बिल्कुल भी मेंस में हेल्प नहीं करता, पर इसमें समय ज्यादा जाता है, नंबर कम आते हैं। फिर एक विषय ऐसे होते हैं जो कठिन विषय होते हैं, समय भी बहुत ज्यादा जाता है लेकिन नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं। पर इसके लिए बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, किसी टीचर की सहायता लेनी पड़ेगी, उसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा, अच्छे नोट्स बनाने होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके इसमें महारत हासिल हो सकती है। क्योंकि भारत में कठिन काम कोई नहीं करना चाहता, सब वो काम करना चाहते हैं जिसमें माहौल बन रहा हो। तो पूरे लोग लगे होंगे भूगोल, इतिहास, पॉलिटी, समाजशास्त्र रगड़ने में, और इस पर कोई ध्यान नहीं देता अर्थशास्त्र और विज्ञान पर, क्योंकि यहां पर ज्यादा देर पढ़ते हैं तो सर में दर्द होने लगता है। तो तुम क्या करोगे? तुम चैलेंज स्वीकार करोगे। धारा के प्रतिकूल बहना है। अरे वो पात क्या, वो पथिक क्या, वो पथिक की पात कुशलता क्या, जब राह में बिखरे सूल ना हो। अरे वो नाव क्या, वो नाविक क्या, वो नाविक की नाव कुशलता क्या, धारा के प्रतिकूल ना हो। दिमाग में बैठा लो, कठिन है, उसको करना ही है क्योंकि यही मुझे सिलेक्शन दिलाएगा। फिर एक जो तीसरी कैटेगरी है, ये होते हैं सिलेक्शन वाले विषय। यानी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि या तो आप कंटेंट कलेक्टर बन जाओ या आप डिप्टी कलेक्टर बन जाओ। अगर डिप्टी कलेक्टर बनना है तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से और इसको स्वीकारता के रूप में सुन लीजिए आप।
कि उन विषयों पर ज्यादा फोकस करो जिन विषयों में भले ही मजा ना आ रहा हो, भले ही ज्यादा इंटरेस्ट ना आ रहा हो, जिंदगी भी एकदम रूखी सूखी रंग बिरंगी ना हो रही हो, एकदम बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट जीवन दिख रहा हो उनको पढ़ने के बाद, लेकिन ये श्योरिटी कि अगर ईमानदारी से इन पे काम कर लिया तो मेंस में अगर प्रश्न बनेगा तो इसमें ज्यादा ज्यादा नंबर खींचे जा सकते हैं, और अभी एसडीएम बनने के लिए ज्यादा नंबर की दरकार है। तो जो सिलेक्शन वाले हैं वो कौन कौन है? एक तो उद्यमिता है। मैं सच बताऊं, अगर उद्यमिता में कोई अच्छा टीचर तुमको पढ़ाने वाला मिल जाए ना, तो 150 में से 120 नंबर लाए जा सकते हैं। फिर आता है दर्शन शास्त्र। इस दर्शन शास्त्र में 123 तक नंबर लाए जा सकते हैं। हिंदी में 165 तक नंबर लाए जा सकते हैं, और निबंध में 65 नंबर लाए जा सकते हैं। अगर आप देखो तो लगभग ये 600 नंबर में से लगभग 475 480 नंबर तुमको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। और समय कितना लगेगा इसको कंप्लीट करने में? मात्र 30 दिन। पर शर्त यह है कि इनको 2-2 3-3 घंटे पढ़ना पड़ेगा, यानी दिन में 10 से 12 घंटे की पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अब सर उद्यमिता हमने जीवन में नहीं पढ़ा, तो पढ़ के क्या छाती धर के ले जाओगे? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। सामने नोट्स हैं, कोई टीचर है कॉन्सेप्ट समझा रहा है, उसको समझ लिया और उसी नोट्स को पढ़कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर, सर इस एग्जाम में तो आया है ना, हो गया ना, एक मेंस तो हो चुका है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसके अकॉर्डिंग नया हम दिमाग में बैठा के और उसी से देख लेंगे कि किस लेवल का प्रश्न आने वाला है। बजाय हम इसके ज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं, मर जाते हैं। कुछ नहीं करना है तुमको, इन 30 दिन में ये 4 चीजों को निपटा दो। मैं कहता हूं निबंध के लिए तुम अपने समय निकालो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोज निबंध पढ़ो। देखो, जिसका पर्यावरण अच्छा है, जिसका समाजशास्त्र अच्छा है, जिसका अर्थव्यवस्था वाला पार्ट अच्छा है, जिसका दर्शन अच्छा है, उसके निबंध वैसे अच्छे हो जाएंगे। फिर भी निबंध मंजूषा आती है, थोड़ा थोड़ा निबंध अगर पढ़ते रहोगे, मैं कह रहा हूं संडे भी निबंध पढ़ लिया करे, 4-5 निबंध निपटा दिए तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। और एमपीपीएससी में तो निबंध की अलग से उन्होंने लिस्ट दी है बाबूजी ने कि भाई ये पढ़ के आना है। पढ़ लेंगे भाई, कौन सा कठिन काम है। तो मैं कहता हूं कि भाई इसको निबंध में यहां से हटा दो। अब बताओ, क्या 30 दिन में उद्यमिता, दर्शन शास्त्र और हिंदी नहीं हो पाएगा? पढ़ने में भले ही मजा ना आए, खिचड़ी जैसा स्वाद आएगा कि साला मजा नहीं आ रहा है खाने में, लेकिन स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहेगा, इससे लाइट हो जाओगे तुम। और 30 दिन में तुम्हारे पास लगभग उतना कंटेंट होगा कि 450 नंबर तो जेब में आ गए 30 दिन के अंदर। आता क्या है? कुछ नहीं। समझ में क्या आया? कुछ नहीं। समझ पा रहे हो? अगर तुम्हें अपने जीवन में यह करना है, भ्रष्टाचार करना है, सिस्टम में दीमक की तरह लगना है, तो फिर तुमको ये वाले सिलेक्शन वाले पार्ट पे काम करना होगा। इस पार्ट को करने के बाद फिर इस वाले पार्ट पे फोकस करना। कठिन विषय, डरना नहीं है। इसमें तुम्हें 30 दिन लगेंगे। 2 विषय हैं, अर्थशास्त्र और विज्ञान। तुम लोगों का दुर्भाग्य है ये कि अर्थशास्त्र मैं पढ़ाता हूं, तो चाहो तो अर्थशास्त्र की समझ अगर बनाना है तो अर्थशास्त्र की क्लासेस तुमको मिल जाएंगी, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। फिर बस तुमको कंटेंट उठा के उसको पुट करना है। ये कोर्स तुमको कहां मिलेगा, मैं आगे बताऊंगा कि ये पूरा कोर्स तुमको कहां कहां अवेलेबल हो जाएगा। फिर जब ये कर लो, 30 दिन इसमें गुजार दो, 30 दिन इसमें गुजार दो, यानी कि 60 दिन तुम पूरे इसमें गुजार दो। 2 महीने इन्हीं के नोट्स बनाने में, सिनॉप्सिस बनाने में गुजारना है। फिर जो लास्ट का समय बचेगा वो ये है तुम्हारा भूगोल, इतिहास, पॉलिटी, समाजशास्त्र। अब आप में से कई लोगों का प्रश्न आएगा कि सर तो पहले ये कंप्लीट करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। सर हम तो नए हैं जीवन में, कभी भूगोल नहीं पढ़ा, इतिहास नहीं पढ़ा। चल झूठे, अभी प्री दे के आए हो कि नहीं आए हो? भूगोल भी पढ़ा तुमने, इतिहास भी पढ़ा है, पॉलिटी भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा? तो सबसे पहले तुम ये देखो भूगोल, इतिहास, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में कॉमन टॉपिक कौन कौन से हैं। वो कॉमन टॉपिक तुम पढ़ के आ चुके हो। अब मेंस में वो टॉपिक देखो जो प्री में नहीं थे, तो लगभग तुम सब टॉपिक से परिचित तो हो चुके हो ना। तो ये लोड वाली बात नहीं है, ज्यादा देखने में बड़े हैं, अगर ढंग से तोड़ो तो टूट जाएंगे। बड़ा पत्थर जल्दी टूटता है, छोटा पत्थर बाद में टूटता है, इसीलिए पहले छोटे तोड़ लो, बड़े तो बेस्ट टूट जाएंगे। आप तो ये मानो कि ये है खिचड़ी, ये है मिर्ची, ये है रसगुल्ले। लास्ट के जो 45 दिन है तुम कितने अच्छे से इसको पढ़ रहे हो, मजा आएगा। पर सीक्वेंस ऐसा नहीं रखना है पढ़ते समय। मैं आपको ये बता रहा हूं कि 45 दिन इसमें देने हैं, 30 दिन इसमें देने हैं, 30 दिन इसमें देने हैं। सर करना कैसे वो तो बताओ। हाँ, ये बड़ा प्रश्न है। ये तो समझ में आ गया कि कितने दिन किस में देने हैं।
और किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको दो फर्स्ट, फिर इसको दो सेकंड, और फिर इसको दो थर्ड। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर आप में से कोई भी बच्चा सिर्फ इसी वाले पार्ट को अच्छे से कर दे तो वो मेंस में पास हो जाएगा। और इसमें कुछ भी जितना पढ़ा है उसी हिसाब से अगर बना के आओगे ना, 40% नंबर तो वैसे ही मिल जाएंगे। लेकिन पास मार्किंग वाला भी पॉइंट है, ध्यान रखना। ही मालूम चले यहां ज्ञानी होगा, यहां साले तुम लोग पास ही नहीं कर पाओ पेपर। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, ये बता दो कि करना कैसे है। आ जाओ, एमपीपीएससी मेंस में क्या करना है और क्या नहीं करना है, दिमाग से सुनो। सबसे पहले क्या नहीं करना है, पहला पॉइंट, ज्ञानी नहीं बनना है। तुम लोग क्या करते हो कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए बैठते हो, साला उसी में 1 घंटे घुस जाओगे और फिर उसकी जड़ तक जाओगे। क्या करोगे? लिखना तुमको 100 शब्द ही है। तो कोई भी टॉपिक पढ़ो, खासकर सिलेबस में जो जो शब्द लिखे हुए हैं ना, उन सिलेबस के शब्दों को पहले हेडिंग बना के उतना पॉइंट कंप्लीट कर डालो। ज्ञानी मत बनो, ज्यादा गहराई में जाना ही नहीं है। दूसरी बात, एक ही टॉपिक को अलग अलग किताब से पढ़ने की कोशिश मत करो। एक काम करो, नैया पार के नोट्स मिल गए, थोड़ी देर बाद अरे यार निर्माण के नोट्स मिल गए, अरे यार आकार के नोट्स मिल गए, हिंद एकेडमी के नोट्स मिल गए, अरे एमपीपीएससी अड्डा के नोट्स मिल गए। अरे लगभग लगभग सब में सेम ही होगा ना। अगर मैंने मौद्रिक नीति पढ़ाई है तो हिंद एकेडमी के नोट्स में भी मौद्रिक नीति होगी, 2-4 फैक्ट उन्होंने ऊपर नीचे कर दिए होंगे, थोड़ी बहुत भाषा सरल और कठिन कर दी होगी, लेकिन मोटी मोटी बात तो दिमाग में वही जाएगी ना जो है। इसीलिए 20 किताब को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को 20 बार पढ़ डालो। और तीसरा काम जो बिल्कुल नहीं करना है, पीडीएफ के लिए जान मत देना। हाय सर पीडीएफ दे दो, हाय सर, छाती पे धर के ले जाओगे पीडीएफ, क्या करोगे कि वहां जाके चस्पा कर दोगे मेंस में। मेंस में वही जाएगा जो तुम्हारे दिमाग में, और तुम्हारे दिमाग में वही होगा जो तुम लिखोगे, तुम वही लिखोगे जो तुम पढ़ रहे हो। पीडीएफ तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाएगा। बर्बाद हो गए हैं बर्बाद होने वाले पीडीएफ से। पीडीएफ कोई डेटा वाला हो तो भी लिख के उसके डेटा अपने हाथ से लिखो। तो यदि तुम्हारे अंदर 3 क्वालिटी हैं कि नहीं करना है, पहला ज्ञानी बनने का नहीं बनना है, दूसरा एक किताब पकड़ ली उसी पे विश्वास करेंगे चाहे गलत हो या सही हो, तीसरा पीडीएफ के पीछे नहीं भागेंगे। तो सर क्या करना है? सबसे पहले सिलेबस को टू द पॉइंट देखो। उस सिलेबस में जो जो शब्द लिखे हुए हैं उन शब्दों के थोड़े थोड़े कंटेंट तुम्हारे नोट्स में होने चाहिए। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना ऐसे घोड़े को जैसे लगा देते ना पट्टा, भटकने नहीं देता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमको एकदम कंसंट्रेट कर देता है कि भैया इसी पॉइंट पे रहना है, इसके उधर उधर मत जाना। 90% बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस नहीं कंप्लीट करते, तो वो आत्माओं की तरह भटकते रहते हैं। उन्हें पढ़ते बहुत है, पता नहीं क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। जिसको ये नहीं मालूम क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है, मेंस उसके बस के बाहर है, छोड़ दो। तो 2 काम तो 2 दिन लगा लो इसमें। आज बैठ जाओ, अभी से बैठ जाओ, वीडियो के बाद सिलेबस को अच्छे से समझ लो, और जिसको तुम शुरू करना चाह रहे हो उसके पहले सिलेबस को समझ लो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लो। 8-10 घंटे में आसानी से काम हो जाएगा। फिर उसको नोट्स बनाना शुरू करो, उसको पढ़ना शुरू करो, कंटेंट को इकट्ठा शुरू करो, मजा आएगा। जो भी पढ़ते हैं उसका सिनॉप्सिस बनाते जाना, क्योंकि रिवीजन करने में फेफड़े बाहर आते हैं भैया। 6 पेपर हैं, कोई गैप नहीं होता है। आज पेपर खत्म, फिर कल पेपर, फिर परसों पेपर पे किताबें पलटने का टाइम नहीं होता है। तुम्हारी दिमाग की मेमोरी वाली चिप बहुत छोटी है, तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम मोटी मोटी किताबों का रिवीजन कर पाओ। इसीलिए कोशिश करो कि हर यूनिट 10-10 पन्ने में निपट जाए। 50-60 यूनिट है मेंस में, 50-60, मान लो 50 यूनिट मान लेते हैं, तो एक यूनिट अगर 10 पन्ने में निपट रही तो भी तुम्हारे पास कितने पन्ने हो गए? सीसेट है ना, प्री दे के आए हो। तो जिस बच्चे के पास सिनॉप्सिस है वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर पाएगा। मैं मानता हूं एसडीएम वही बनते हैं जो रिवीजन बहुत अच्छे से करते हैं। ज्यादा पढ़ने वाला पोस्ट ही नहीं ले पाता, कम पढ़ने वाला लेकिन ज्यादा बार रिवीजन करने वाला, ज्यादा बार रिवीजन 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 रिवीजन, कम पढ़ता है रिवीजन ज्यादा करता है। 2 लोग जिंदगी में सफल होते हैं जो सब चीज में कम हो। कम पढ़ो, रिवीजन ज्यादा करो, बोलो कम, विचार ज्यादा करो, खाओ कम, पानी ज्यादा पियो। ऐसे ही पढ़ो कम, रिवीजन ज्यादा करो। अब रिवीजन जो नहीं करता है वो मर जाता है। रिवीजन आपकी सफलता की कुंजी है। और फिर उत्तर लेखन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो,
और उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दिमाग में फॉर्मेटिंग बनाओ और उसका उत्तर लेखन प्रारंभ करो। दिन में कम से कम 30 से 35 मिनट तो लिखो, क्योंकि जो ये तुम पूरा काम कर रहे हो उसमें तुम सिनॉप्सिस बनाते हो, तो पढ़ने के दौरान तुम लिख रहे होते हो, तुम्हारी हाथ की नसें खुलेंगी। अपने दिमाग में रखना है, यह ध्यान रखना है कि आपको 180 मिनट में 39 शब्द लिखने हैं, यानी कि 1 मिनट में 21 शब्द फेफड़े बाहर आ जाएंगे। ध्यान रखना मेरी बात को। अगर जिसकी स्पीड अच्छी नहीं, पेपर छूटेगा। पेपर छूटने का मतलब है पोस्ट छूट जाना। तो पहले तो पेपर कंप्लीट करने की क्षमता हो, दूसरा सोचने की क्षमता हो, तीसरा प्रेजेंट करने की क्षमता हो। ये सब प्रैक्टिस से आती है। सर हमारे पास समय नहीं है, अभी एग्जाम छोड़ो, वनडे की तैयारी करो। जिसके दिमाग में आ रहा है सर इतना कैसे कर लेंगे, सर हम पढ़ नहीं पाएंगे, सर हमें टाइम नहीं है, आप भी छोड़ो, वनडे की तैयारी करो। महिला पर्यवेक्षक जाके बनो, या कहीं जाके चाय की दुकान खोल लो। पीएससी तुम्हारे लिए नहीं है। जिसकी मेंटलिटी मजबूत है वही इस एग्जाम में बैठे। क्लियर बोल रहा हूं, थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन क्या कर सकते हैं, जो हकीकत है वो बोलना सुनना चाहिए तुम लोगों को। कैसे करना है सर, अब बता दो मुझे। आप मान के चलते हैं कि आपने ये शेड्यूल बनाया है 20 फरवरी से 20 मार्च के लिए, 1 महीने का शेड्यूल है, कोई दिक्कत है नहीं। आप 20 फरवरी से बैठो, सबसे पहले उद्यमिता के नोट्स बनाओ और हिंदी के नोट्स बनाओ। सिनॉप्सिस बनाना है बाबू, पढ़ने के साथ बनाना भी है, और समय तुम्हारे पास 30 दिन है, तो हिंदी भी बनाना है, उद्यमिता भी बनाना है। तो 4 घंटे हिंदी बनाओ, 4 घंटे उद्यमिता बनाओ, कितने हो गए, 8 घंटे। अब विज्ञान, इतिहास, भूगोल, इनके वो कॉमन टॉपिक जो केवल मेंस में है, प्री में नहीं है। जब आपने प्री की तैयारी की होगी तो कॉमन टॉपिक छांट लिए होंगे ना, कि कुछ टॉपिक प्री में भी है, मेंस में भी है, कुछ टॉपिक केवल प्री में है, मेंस में नहीं है, कुछ टॉपिक केवल मेंस में है, प्री में नहीं है। तो जो केवल मेंस में है और जो केवल प्री में है उनको छोड़ दो। प्री और मेंस के कॉमन टॉपिक वो तो पढ़े हुए हैं ना, उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि अभी तुम जस्ट रिवाइज करके आए हो। अगर तुम्हारे 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसका मतलब तुम पढ़े लिखे हो, तो तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। देखने में लग रहा है विज्ञान, इतिहास, भूगोल, इनके कॉमन टॉपिक तो रेडी हैं, बस उनको थोड़ा डिटेल पढ़ के तुमको सिनॉप्सिस बनाने हैं, की पॉइंट निकालना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर मेंस में कैसे प्रश्न आते हैं इन कॉमन टॉपिक से, उसको देख के झट से नोट बना लो। तो 2 घंटे यहां पे समय बिता लो, तो 30 दिन में तुम्हारे ये आसानी से हो जाएंगे। सर 30 दिन बहुत कम है, मेरे हाथ में होता ना तो मैं समय बढ़ा देता, लेकिन मैं तुम लोगों से ये तो कह रहा हूं तब से क्या कर रहे थे। ये 30 दिन कम नहीं है, तुम्हारी कमजोरी है कि तुम्हें देर से होश आया, क्योंकि लला जब पट्टा पे बैठे तभी तो सूस लगी। जब प्री हो गया, अब सर मेंस में कम है दिन, तब से क्या गुइयां छील रहे थे। समझ रहे हो मेरी बात को। फिर 21 मार्च से 21 अप्रैल यहां पे दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र कंप्लीट कर लो। तुमको इन 2 पे फोकस करना है, पढ़ना भी है, इनके सिनॉप्सिस भी बनाने हैं, और भूगोल के शेष टॉपिक जो तुमने यहां नहीं किए थे वो यहां कंप्लीट कर लो, और रिवीजन करते जाओ। जो भी तुमने यहां पे बना है इसको रिवीजन मस्ट है। देखो ध्यान से, ऐसा नहीं केवल नोट्स बनाना है, इनका रिवीजन भी करना है, और संडे संडे निबंध लेखन भी करना है। और जहां आंसर राइटिंग ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन, जिस भी कोचिंग में जाना चाहो वहां ऑफलाइन आंसर राइटिंग जाके ज्वाइन कर लो। वो संडे को संडे होगी, वो तुम्हारा एक्स्ट्रा वर्क है, तुम कितना कर पा रहे हो। तो 30 दिन में ये कर लो, बड़ी आसानी से हो जाएगा दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र। ज्ञानी नहीं बनना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को देखकर देखो, जो शब्द लिखा हुआ है सिलेबस में पहले वो कंप्लीट करो, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा करने की कोशिश करना। फिर 22 अप्रैल से 22 मई इसमें समाजशास्त्र, विज्ञान, इतिहास और उसका रिवीजन। तो ये वाले टॉपिक कंप्लीट करोगे 30 दिन में, तो लगभग देखोगे सभी के सिनॉप्सिस तैयार हो गए हैं। अब लास्ट के 15 दिन मैं कहता हूं सब छोड़ देना, कुछ भी नहीं पकड़ना। जो तुमने सिनॉप्सिस बनाए हैं पन्ने, जो भी 400, 500, 300 पन्ने इकट्ठे हुए हैं, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, चाहे कंटेंट पर्याप्त हो चाहे नहीं हो, दिमाग में एक बात ध्यान रखना, 100% पर रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आएगा 55 से 58% के बीच में। यानी अगर तुमने 58% भी बना ली एमपीपीएससी के टोटल मेंस का, तो तुम्हारा मेंस क्लियर हो जाएगा। तो अपने दिमाग में उस 58% को ध्यान रखना कि जो नोट्स है उसमें 65% से ज्यादा कंटेंट है। अगर ये पूरा रट लिया मैंने तो 58% तो वैसे ही आ जाएगा। इसीलिए जो तुमने सिनॉप्सिस बनाए हैं, जितने भी बनाए हैं, चाहे पूरे हो, अधूरे हो, थोड़े हो, ज्यादा हो, अब नई बुक मत पढ़ना, बस उन्हीं को रिवीजन 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 रिवीजन, बार बार रिवीजन। तुम्हारे टेस्ट सीरीज में नंबर अच्छे आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन रिवीजन बंद नहीं करना है। यही एक तरीका है 105 दिन में मेंस को पास करने का। तो सर नैया पार आप कैसे हेल्प कर देगा हम लोगों की, हम तो कई लोग इसमें नए बच्चे हैं।
देखो, मैं सब बच्चों से कहना चाह रहा हूं, जिनका कट ऑफ क्लियर हो रहा है वो, या जिनका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है वो, मेंस तो करना ही है। अब आप में से जिसका भी कट ऑफ क्लियर है उसको मेंस की तैयारी करनी है तो नैया पार के एप्लीकेशन पर जाकर रिकॉर्डेड बैच खरीद सकता है, जिसका नाम है क्रांति बैच, जिसमें पूरा कोर्स कंप्लीट है। आपका समय भी बचेगा, लाइव क्लास करने का कोई मतलब नहीं है, 105 दिन बचे हुए हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि आप रिकॉर्डेड बैच ले लीजिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ वहाँ आप उसको यूज कर लीजिए, कंटेंट को कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए। इसके लिए नैया पार पर आपको क्रांति बैच मिल जाएगा, अभी जाके परचेज कर सकते हैं। यदि आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, 2026 आपका टारगेट है, तो मैं इस उम्मीद से इस बैच को ला रहा हूं जिसका नाम है संज्ञान बैच, जिसमें हम पूरी गुणवत्ता, पूरी जान लगाकर एक बार आपको बहुत अच्छे से मेंस पढ़ाना चाह रहे हैं, और बिल्कुल टू द पॉइंट, जो मेंस एग्जाम की दृष्टि जरूरी है। कोई फालतू की बकवास नहीं, जैसा कि नैया पार हमेशा करता आया है। आप लोगों ने क्लासेस ली होंगी, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, बकवास करने के लिए मेरे पास अलग से प्लेटफॉर्म है। तो इस मध्य प्रदेश राज्य संज्ञान बैच के जो डीसी जो बैच है, ये इसमें हम टारगेट कर रहे हैं कि मैक्सिमम डीसी इसी बैच से निकले। इसमें कौन कौन पढ़ाएगा? रुचि धर्मन पाठशाला से रुचि मैम, हिंदी के लिए वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, सब जानते हैं रुचि मैम को, ऑफलाइन में बहुत बड़ा नाम है। श्रीवास्तव मैडम के बाद यदि हिंदी में कोई प्रतिष्ठित टीचर आ पाया है तो वो सिर्फ रुचि मैम है। और भी कई टीचर हैं, लेकिन महिलाओं में इनसे बड़ा कोई नाम नहीं है। और कमाल की बात यह है, इनके पढ़ाने और समझाने का तरीका ना केवल सरल है, इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, प्रश्न फंसा देती हैं ये। और हर बार जो बच्चे इनसे जुड़े हैं, जो सिलेक्ट हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हो, इनके तो उदाहरण तक एग्जाम में आ जाते हैं जो ये अपने क्लास में कराती हैं। तो मैं ये मानता हूं बहुत अच्छी रिसर्च करके क्लास लेती हैं, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अपने कंटेंट को परोसती हैं, और हर बार नया कंटेंट होता है इनके पास। बरखा मैम के साथ आपको दो बहुत बड़े फायदे होने वाले हैं। पहला, एक तो क्लास में याद कराने की इनकी कला सबसे बेस्ट है। मतलब फैक्ट की अगर बात होती है तो बरखा मैम का हाथ पकड़ लो, वो तुम्हें क्लास में याद करा देंगी। दूसरी बात, फैक्ट के साथ साथ ये आंसर राइटिंग तुमको उसी क्वेश्चन की वही करा देंगी। मतलब इनके अंदर एक इनबिल्ट फीचर मैं कहूंगा ये है कि टॉपिक और उसकी आंसर राइटिंग, टॉपिक और उसकी आंसर राइटिंग। और तुम गरीबों को क्या चाहिए कि पका पकाया मिल जाए, वहां जाके हम छाप के चले आए, डीसी बने, और फिर जो करना है वो हम करेंगे। फिर आते हैं, ये है डॉक्टर रश्मि मैम, निमिष सर, सागर सर। ये इंग्लिश मीडियम की फैकल्टी है, यानी पहली बार नैया पार के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए विशुद्ध रूप से इंग्लिश मीडियम की टीम आई है, जिसमें डॉक्टर रश्मि मैम, निमिष सर आईआईटी हैं, और सागर सर। आप एमपीपीएससी अड्डा के नाम से जानते हैं सब इनको। जितना डेडिकेशन इंग्लिश मीडियम में इनका है, मुझे नहीं लगता इंग्लिश मीडियम में टीम में किसी का इतना डेडिकेशन होगा। तो इंग्लिश मीडियम की भी समस्या इस प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से समाप्त है। कंटेंट भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, और सही गाइडेंस टू द पॉइंट, समय के साथ सिलेबस खत्म होगा। और सबसे बड़ा मूल्यांकन हम लोगों का तब करना जब एग्जाम देके बाहर निकलो, फिर बोलो कि हाँ लगभग बन गया। इसके अलावा सुरेंद्र सर, हिंद एकेडमी के, सुरेंद्र सर के साथ आपको 3 विशेषताएं मिलेंगी। पहला, विषय की समझ बहुत अच्छी, आंसर राइटिंग का वो लेवल आपको मिलेगा, वो बारीकियां होता ना, एक माइक्रो लेवल की इंजीनियरिंग करता है कोई टीचर, वो उस लेवल की बारीकियां करते हैं। और सबसे बड़ा, प्रबंधन। वो लास्ट टाइम पे जब प्रबंधन नहीं होता ना तो एग्जाम खराब होता है। तो सुरेंद्र सर आपको जो प्रबंधन करने का जो पेशेंस तरीका जो आता है पढ़ाने का, वो आपको उनसे सीखने को मिलेगा। और लास्ट में मैं खड़ा हूं, मेरे से कोई ज्यादा उम्मीद करना नहीं तुम, है ना, बस मैं हूं, ये पर्याप्त है।